evening to all of you. To crack UPSC, UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering history of modern India. Today we will cover one of the most important topic of modern history, that is Rowlatt Act and Jallianwala Bagh Massacre 1919. यहाँ पे जो कुछ इमेजेस आपको देखने को मिल रही है, देख सकते हैं आप किस प्रकार से निहत्थी भीड़ पे जो है पुलिस वालों के द्वारा फायरिंग की जा रही थी। आप देखिए जलियांवाला बाग की इमेज है एंड यहाँ पे आपको जो है बुलेट मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके पीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ पे क्वेश्चंस मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होंगे वो बातें भी आपको बता दी जाएंगी, एंड जो पॉइंट्स पीटी के लिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे उन पॉइंट्स पे भी हम फोकस करेंगे। वो पॉइंट्स हम जो है हाईलाइट करते चलेंगे। अब देखिए ये जो पेज है, स्लाइड आपको देखने को मिल रहा है, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों ये पूछता है कि रॉलेट एक्ट को जो है ऑफिशियली किस नाम से जाना जाता था। देखिए बच्चों, रॉलेट एक्ट को जो हम ऑफिशियली एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली पूछा हुआ है कि रॉलेट एक्ट इज ऑल्सो नोन एज एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को ये और बाकी तीन ऑप्शन और कोई दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। या फिर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द एनार्किकल एंड द रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। तो रॉलेट एक्ट को ही बच्चों हम कहते हैं। ये जो रॉलेट एक्ट है या फिर रॉलेट कानून जो है मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया जाता है। अब इस एक्ट की जो सबसे नेगेटिव चीज ये थी कि किसी भी व्यक्ति के आप कह सकते हैं, इंडियंस की ही हम बात कर रहे थे, किसी भी इंडियन को जो है मात्र सस्पेक्ट के आधार पे जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था। और सस्पेक्ट उन्होंने क्या रखा था कि हाँ, अगर उन्होंने ब्रिटिशर्स ने मान लिया कि किसी भी प्रकार के टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग या फिर ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ये टेररिस्ट एक्टिविटीज आखिर थी क्या। तो देखिए बच्चों, टेररिस्ट एक्टिविटीज ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो थी जो भी एक्टिविटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो भी व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन ले रहा है तो उसे जो है आतंकवादी घोषित कर दिया जा रहा था। और किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की वजह से अब देखिए जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हमारे थे सब किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था, जिससे वो अपने देश को आजाद करा सके। अब हर व्यक्ति को मात्र सस्पेक्ट के आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अरेस्ट कर लिया जा रहा था। एंड इट ऑल्सो ऑथराइज द गवर्नमेंट टू डिटेन सच पीपल अरेस्टेड फॉर अप टू 2 years विदाउट ट्रायल। तो आप देख सकते हैं जो हमारे एक्चुअली यहाँ पे हमारे जो लीडर्स थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको जो है जेल के अंदर रखने की कोशिश की जा रही थी कि उन्हें जो है अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, सो दैट वो जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की एक्टिविटीज हैं, हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है उनका उसमें उस चीज को जो है कब किया जा सके। आप देख सकते हैं कि जिनको भी इस मैटर में इस टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो है लिप्त होने की वजह से अरेस्ट किया जा रहा था, उस व्यक्ति को जो है 2 सालों के लिए बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट में रखा जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कि ये जो रॉलेट कानून है या फिर रॉलेट एक्ट है, इस एक्ट के माध्यम से पुलिस को जो है ये अथॉरिटी दे दी गई कि बिना किसी वारंट के जो वो किसी के भी घर में सर्च कर सकते थे। तो इट एम्पावर द पुलिस टू सर्च फॉर अ प्लेस विदाउट अ वारंट। तो आप देखिए यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं और बने भी हुए हैं एक्चुअली एग्जाम में,
कि आखिर वो वजह क्या थी, आप कह सकते हैं कि किन आधारों पे जो है रॉलेट एक्ट के अंडर किसी भी व्यक्ति को जो है अरेस्ट कर लिया जा रहा, अरेस्ट करने की बात की गई थी। तो सस्पेक्ट के आधार पे जो है उन्हें अरेस्ट किया जा सकता था, और कितने सालों के लिए जो है बिना किसी ट्रायल के, कितने सालों के बिना किसी ट्रायल के लिए जो है उन्हें अरेस्ट किया, उन्हें जो है जेल के अंदर रखा जाएगा। तो 2 सालों के लिए बच्चों ध्यान रखिएगा। या फिर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वो कौन सा कानून है जिसके माध्यम से, जिसके अंडर में ये मेंशन किया गया था कि पुलिस को इतना पावर दिया गया था कि वो किसी का भी जो है घर, आप कह सकते हैं कि विदाउट वारंट जो है वो कहीं पर भी जो है सर्च कर सकती थी। तो ये सभी पॉइंट्स बच्चों रॉलेट एक्ट के अंडर ही मेंशन थे। तो ध्यान रखिएगा, एनार्किक एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 इज ऑल्सो नोन एज द रॉलेट एक्ट। तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों। अब देखिए देयर वर सम अदर पॉइंट्स व्हिच, और आप कह सकते हैं सम अदर प्रोविजंस व्हिच वर मेंशन्ड इन द रॉलेट एक्ट। अब देखिए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, अब किसके माध्यम से जो है उस समय की जो हमारे लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो एक्सप्रेस कर रहे थे, वो फ्रीडम, आप कह सकते हैं प्रेस के माध्यम से ही वो अपनी बातों को जनता तक पहुंचा रहे थे। तो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था या फिर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं, उसको भी जो है रेस्ट्रिक्ट और कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी इस रॉलेट एक्ट के माध्यम से। अब देखिए जो एक्ट है पास हुआ था, अब सीधा सीधा क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में पूछा हुआ है कि रॉलेट एक्ट या जिसे हम रॉलेट कानून भी कहते हैं, वो जो है किसके रिकमेंडेशन पे पास हुआ था बच्चों। तो देखिए इस रॉलेट एक्ट के लिए एक रॉलेट कमिटी बनाई गई थी जिसको विच वाज चेयर्ड बाय अ जज सर सिडनी रॉलेट आफ्टर हुम द एक्ट इज नेम्ड। अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में एक्चुअली पूछा हुआ है कि रॉलेट किस कमिटी के रिकमेंडेशन, जिस कमिटी के रिकमेंडेशन पे जो है रॉलेट एक्ट बना था, उसके जो है उसको प्रिसाइड किसने किया था, या फिर जो है उस कमिटी के हेड कौन थे। तो सर सिडनी रॉलेट जो है उस कमिटी के हेड थे। या फिर एक और क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, खुद क्वेश्चंस आप क्रिएट कर सकते हैं कि सर सिडनी रॉलेट के अंडर में कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे जो है रॉलेट एक्ट बच्चों पास किया गया था। तो रॉलेट कमिटी के रिकमेंडेशन पे जो है रॉलेट एक्ट पास हुआ था। अब देखिए इस एक्ट का जो है सीधा सीधा आप कह सकते हैं फंडा यही था कि जो हमारे लीडर्स हैं, इंडियन लीडर्स हैं, जो हमारी पब्लिक है, उसकी फ्रीडम को जो है आप कह सकते हैं कंप्लीटली कंट्रोल किया जा सके, और जो ये एक्टिविटी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व है हमारे लीडर्स, उनको जो है टेररिस्ट घोषित करके अरेस्ट कर लिया जाए। तो इस कानून को, ये जो रॉलेट एक्ट था, उसको जो है हमारे इंडियन लीडर्स के द्वारा, हमारे पब्लिक के द्वारा बच्चों ब्लैक बिल के नाम से भी जाना जाता कहा गया था। जहां इस रॉलेट एक्ट को जो हम ऑफिशियली एनार्किक एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट कह रहे थे, वहीं जब हम बात करते हैं बच्चों कि हमारे जो लीडर, देखिए ऑफिशियली हम लोगों ने कहा एनार्किक एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, बट अकॉर्डिंग जब हमारे इंडियन लीडर्स की बात करते हैं, हम इंडियन पब्लिक की बात करते हैं, तो उन्होंने जो है इस रॉलेट एक्ट को क्या कहा था, इस रॉलेट एक्ट को इन्होंने काला कानून कहा था, ब्लैक बिल कहा था। इस देखिए एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो रॉलेट एक्ट जब पास हो रहा था, जिसे इंडियन लीडर्स के द्वारा, हमारे पब्लिक के द्वारा जो है ब्लैक बिल कहा जा रहा था, ये जब पास हो रहा था उस समय जो हमारे लीडर्स थे, हमारे इंडियन मेंबर्स थे काउंसिल में, उन सब ने जो है इसका विरोध किया था। बट इतने अपोजिशन के बाद भी इस बिल को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जबरदस्ती, आप कह सकते हैं फोर्सफुली, इस बिल को पास करा दिया गया। आप देख सकते हैं क्या लिखा, द एक्ट वॉज passed despite unanimous opposition from the Indian members of the council, all of whom resigned in protest। आप देख सकते हैं जितने भी हमारे इंडियन मेंबर्स थे काउंसिल में, सभी लोगों ने इस ब्लैक बिल और रॉलेट एक्ट का जो है विरोध किया था। इसके विरोध में इन लोगों ने क्या क्या, अब क्योंकि इस बिल को पास कर दिया गया था, तो इस वजह से इन मेंबर्स के, इंडियन मेंबर्स की तरह जो काउंसिल में थे, उन सभी लोगों ने रिजिग्नेशन दे दिया।
अब वो कौन कौन से लीडर्स थे हमारे काउंसिल में, कौन कौन से हमारे मेंबर्स थे काउंसिल में जिन्होंने इस रॉलेट एक्ट के विरोध में रेजिग्नेशन दिया था, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना जी, मदन मोहन मालवीय जी, मजहर उल हक। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे वो फेमस लीडर्स थे उस समय, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के समय के वो लीडर्स जिन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में इस अपना, आप कह सकते हैं इंडियन जो काउंसिल में जो इनकी मेंबरशिप थी वहां से इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। वो कौन कौन लोग थे बच्चों? मोहम्मद अली जिन्ना जी थे, मदन मोहन मालवीय जी थे, मजहर उल हक एटसेट्रा, विद मेनी अदर लीडर्स जिन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया था। कुछ नेम्स आपके सामने मेंशन किए गए जिन्हें आपको अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो फेमस नेम्स है जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए बच्चों, अब हम एज यूजुअल आप लोगों को पता है कि जब रॉलेट एक्ट, बहुत सारे बच्चों ने, देखिए मेरी क्लास अटेंड करने से पहले आप लोगों ने आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने एनसीईआरटी जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम एनसीईआरटी का ही जिस्ट लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए, जब ये रॉलेट एक्ट पास होता है तो हमारे लीडर्स ने, बहुत सारे लीडर्स ने रेजिग्नेशन दिया, रिजाइन किया इंडियन काउंसिल से जो है, वहां से हमारे इंडियन मेंबर्स ने रेजिग्नेशन दिया। बट उसके अलावा और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली इस एक्ट के विरोध में? नेशन वाइड हड़ताल जो है गांधी जी के द्वारा वो कहा गया कि पूरे भारतवर्ष में जो है हड़ताल होनी चाहिए। 6 अप्रैल को गांधी जी ने कहा कि 6 अप्रैल को जो है हड़ताल पूरे भारतवर्ष में होनी चाहिए। और ये गांधी जी का आप लोग को पता है कि ये, और अहिंसा के रास्ते को अपना करके ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है अपनी हर बात को मनवाने की कोशिश करते थे। अब देखिए, गांधी जी ने जिस नेशन वाइड हड़ताल की बात की, नेशन वाइड प्रोटेस्ट की बात की, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट, सर सिडनी रॉलेट के अंडर में जो रॉलेट कमिटी बनाई गई थी, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे जो है रॉलेट एक्ट पास हुआ। अब उस रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल को नेशन वाइड हड़ताल की बात कही गई, और इसे क्या कहा गया? रॉलेट सत्याग्रह कहा गया। बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग, दिस वाज नोन एज अ रॉलेट सत्याग्रह, इस चीज को आप लोग भूलिएगा मत। द मूवमेंट वाज कैंसल्ड बाय गांधी जी व्हेन इट वाज मेड बाय राइट इन सम प्रोविंसेस, पर्टिकुलरली इन पंजाब वेयर द सिचुएशन वाज ग्रिम। अब देखिए, आप एक चीज तो ध्यान रखिएगा कि गांधी जी के द्वारा जो कोई भी आंदोलन शुरू किया जाता था, जैसे हम अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की ही बात करेंगे, असहयोग आंदोलन, हमारा जो इस लेक्चर के बाद जो हमारा अगला सेशन होगा बच्चों, वहां पे जो हम खिलाफत मूवमेंट को कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कवर अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसे हम असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। तो देखिए, असहयोग आंदोलन में भी गांधी जी ने जो है अहिंसा की बात की थी, वहां भी उन्होंने हिंसा की बात नहीं कही थी। बट जैसे ही आप लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जो कि 1920 में एक्चुअली शुरू होता है, 1922 की जब हम बात करेंगे, तो वहां पे जो चौरी चौरा में जो है एक चौरा इंसिडेंट होता है, जहां पे 22 पुलिस वालों को जो है एक भीड़ के द्वारा जो है थाने में ही जला दिया जाता है। जैसे ही गांधी जी को पता चलता है कि वहां पे हिंसा का इस्तेमाल किया गया है उस असहयोग आंदोलन में, तुरंत गांधी जी उस चलती हुई आंदोलन को जो है, जो कि अपने पीक पॉइंट पे थी, हाईएस्ट पॉइंट पे थी असहयोग आंदोलन, उस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। तो वही हम कहेंगे कि जैसे गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन शुरू किए जा रहे थे, वो सभी के सभी जो है एक्चुअली सत्य और अहिंसा को ही हथियार बना करके शुरू किए जा रहे थे। बट अगर कहीं पे जो है हिंसा का इस्तेमाल हो रहा था किसी भी आंदोलन में, गांधी जी तुरंत जो है उस आंदोलन को वापस ले लेते थे। उसी प्रकार से जो ये रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जैसे गांधी जी ने देखा कि पंजाब में एंड देयर वर सम कुछ अदर प्रोविंसेस में जो है आप कह सकते हिंसा शुरू हो गई, गांधी जी ने तुरंत इस आंदोलन को वापस ले लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स प्राइमरी इंटेंशन वाज टू रिप्रेस द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द कंट्री। अब देखिए, ये जो हम रॉलेट एक्ट की बात कर रहे हैं, जिसे इंडियन लीडर्स के द्वारा, इंडियन पब्लिक के द्वारा बच्चों ब्लैक बिल के नाम से, ब्लैक बिल कहा गया है,
एक्चुअली इस रॉलेट एक्ट का मेन गोल क्या था, तो ध्यान रखिएगा, रॉलेट एक्ट का बच्चों मेन एम यही था, मेन इंटेंशन ही था कि जो हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुई, अपने लगातार ग्रो कर रही है हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट, हमारे देश को आजाद कराने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा वो लगातार बढ़ते जा रहा, उस आंदोलन को उन नेशनलिस्ट मूवमेंट को ही कंट्रोल करने के लिए, उन्हें सप्रेस करने के लिए, उन्हें रिप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस रॉलेट एक्ट को लेकर के आया गया। क्यों जो है एक्चुअली कैसे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्व करना चाहती थी इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को। देखिए, जब हमारे लीडर्स ही जेल के अंदर रहेंगे तो हमारा आंदोलन कैसे चलेगा। और इस रॉलेट एक्ट का था कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर संदेह है, मात्र संदेह के आधार पर कि किसी भी आतंकी आप कह सकते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी में अगर वो इन्वॉल्व है कोई भी व्यक्ति, तो तुरंत जो है उसे आप कह सकते हैं अरेस्ट कर लिया जाएगा। और टेररिस्ट एक्टिविटी क्या चीज थी, मैंने आप लोग को बताया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी अगर व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी एक्टिविटी में लिप्त है तो उसे जो है टेररिस्ट एक्टिविटी जो है उसे कह सकते हैं टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे इंडियन लीडर्स को जो है टेररिस्ट घोषित करके हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हमारा देश को आजाद कराने की लड़ाई चल रही थी, जो ग्रो हो रही थी लगातार, उसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। The British also afraid of a Gudrite revolution in Punjab and the rest of the country। देख सकते हैं कि आप जितने भी एक्चुअली आंदोलन हम इंडियंस के द्वारा, हमारे भारतीय नेता और लीडर्स के द्वारा जो आंदोलन चलाए जाते हैं, उन सब एक्चुअली आप कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उन सभी आंदोलन से, सभी रिवॉल्यूशन से, सभी मूवमेंट से एक्चुअली डर गई थी। इसीलिए जो है जितनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेकर के आ सकती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो लेकर के आ रहे थे ताकि इन आंदोलन को हम सप्रेस कर सकें। दो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर्स थे, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई। इन दो लीडर्स को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। और यही आपको देखने को मिलेगा आगे जो है ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अरेस्ट किया जाता है डॉक्टर सत्यपाल को, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई को, यही जो आगे चल के जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो है कहीं ना कहीं कारण बनता है कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इन नेताओं को जो है अरेस्ट कर सकती है। Protest was very intense when the act came into effect and the army was called in Punjab to tackle the situation। अब देखिए ये जो है इसके बाद की कहानी जो हम जलियांवाला बाग मैसाकर में पढ़ेंगे कि आखिर वो क्या सिचुएशन राइज हो गया था कि दो लीडर्स जो अरेस्ट हुए उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है जलियांवाला बाग में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाई जाती है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आने वाले समय में जो है जैसे हमारा लेक्चर एंड होने वाला होगा, बिफोर दैट लेक्चर एंड करने से पहले एक बार सभी चीजों को हम रिकॉल जरूर करेंगे। अब देखिए रॉलेट कमीशन की हम बात करें तो रॉलेट कमीशन या फिर रॉलेट कमेटी हम लोगों ने बात की थी कि रॉलेट कमेटी जिसके चेयरमैन थे सर सिडनी रॉलेट, उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही एक्चुअली रॉलेट एक्ट पास हुआ था। तो चलिए हम देख लेते हैं आखिर रॉलेट कमीशन क्या था बच्चों। तो ध्यान रखिएगा आप लोग रॉलेट कमीशन के बारे में, तो बिकॉज यहाँ पे जो है मेंस में आंसर राइटिंग में आपसे पूछ सकता है कि ये रॉलेट कमीशन क्या था। तो कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1918 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो देखिए रॉलेट एक्ट हमारी 1919 में आती है बच्चों, रॉलेट एक्ट 1919 में आती है। और रॉलेट कमीशन की हम बात कर रहे हैं 1918 में जो है बच्चों ये रॉलेट कमीशन बनाया गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये रॉलेट कमीशन 1918 में बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, आप कह सकते हैं। दिस कमीशन वाज हेडेड बाय सर सिडनी रॉलेट। आप देख सकते हैं कि सर सिडनी रॉलेट के द्वारा इस कमीशन को बच्चों हेड किया जा रहा था। कुछ जो अदर मेंबर्स थे इस रॉलेट कमीशन के, आप देखिए सर सिडनी रॉलेट के द्वारा हेड किया जा रहा था, आप कह सकते हैं प्रिसाइड किया जा रहा था इस कमीशन को। तो कुछ और भी तो मेंबर्स होंगे, किसी सिर्फ एक व्यक्ति का ये कमिटी नहीं थी, एक व्यक्ति की कमीशन नहीं थी ये। दे वर अदर मेंबर्स ऑल्सो। वो कौन कौन से थे बच्चों? JDV हॉज एंड द बसिल स्कॉट, वर्नी लोवेट एंड PC मिटर एंड CV कुमार स्वामी शास्त्री। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे अदर मेंबर्स थे। देखिए यहाँ पे जो इस कमीशन में जो है JDV हॉज, बसिल स्कॉट, वर्नी लोवेट, PC मिटर एंड CV कुमार स्वामी शास्त्री। तो देख सकते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स थे हमारे इस रॉलेट कमीशन में, जो कि जिसको अपॉइंट किया गया था 1918 में। इसके हेड कौन थे और प्रिसाइड कौन कर रहा था इस रॉलेट कमीशन को बच्चों? सर सिडनी रॉलेट के द्वारा इस कमीशन को प्रिसाइड किया जा रहा था। पर्पस क्या था इस कमीशन का? आप सभी लोगों को पता चल गया है कि
कि एक्चुअली जो है जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हमारे कंट्री में चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, उसी को जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसी को जो है उसी के खिलाफ जो है इंक्वायरी करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था। प्लस एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर डिटेंशन पॉलिसी। आप देख सकते हैं डिटेंशन पॉलिसी का मतलब आप कह सकते हैं कि जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको मात्र संदेह के आधार पर बिना किसी ट्रायल के जो है वो अरेस्ट कर लेंगे। और अरेस्ट भी बच्चों 2 सालों कम से कम जो है मिनिमम रख दिया गया था, 2 सालों तक उन्हें अरेस्ट में रखा जाएगा विदाउट एनी ट्रायल। तो आप देख सकते हैं कि वो कौन से प्रोविजंस थे जो रॉलेट कमीशन में मेंशन किए गए थे। तो एक बार हम फिर से रीड कर लेते हैं क्योंकि आपके मेंस के लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा रॉलेट कमीशन। यहाँ से ये इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा आप लोग कौन कौन से मेंबर्स थे एंड कौन कौन से प्रोविजंस उस रॉलेट कमीशन में मेंशन किए गए थे। आप सभी लोग को जितना भी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है उतनी में तो आप लोग को इतनी बात पता चल गई है कि हाँ, इंडियन लीडर्स को, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को जो है टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के सस्पेक्ट पे जो है ये इन्हें अरेस्ट कर लेंगे और अरेस्ट भी होगा, लगभग 2 सालों के लिए अरेस्ट होगा बिना किसी ट्रायल के। तो एक बार हम रीड करना चाहेंगे कि आखिर में कौन कौन सी बातें मेंशन की गई हैं सो दैट आपके एग्जाम के लिए सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। द पर्पस ऑफ द कमीशन वाज टू इन्वेस्टिगेट अ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया एंड आल्सो टू प्रिपेयर अ डिटेंशन पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो हमारी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चल रही थी भारत में उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एंड एक डिटेंशन पॉलिसी जो है ये बनाएंगे रॉलेट कमीशन। कमीशन रिकमेंडेड डिटेनिंग और इम्प्रिजनिंग द रिवॉल्यूशनरी विदाउट एनी ट्रायल। तो 2 सालों के लिए उन्हें डिटेन रखेंगे, उन्हें इम्प्रिजन रखेंगे बिना किसी ट्रायल की। ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है एंड आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को जो चीजें समझ में आ गई होंगी, अब तक याद भी हो गई होंगी क्या क्या बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। हम देखिए रॉलेट एक्ट कमीशन के बारे में हम लोगों ने देखा। नाउ लेट्स सी अबाउट द रॉलेट एक्ट 1919 प्रोविजंस। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों। देखिए रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन फेब 1919। रॉलेट कमीशन जो है 1918 में बनी थी। अब ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गई हैं। और रॉलेट एक्ट जो है बच्चों 1919 में पास हुआ था। इस एक्ट के माध्यम से जो ब्रिटिश पुलिस थी उनको जो है एम्पावर कर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी फ्रीडम फाइटर के, इंडिविजुअल के घर को जो है वो सर्च कर सकते हैं। आप कह सकते हैं पुलिस को जो है एम्पावर कर दिया गया टू सर्च द हाउस and detain or arrest any suspected individual as well as political activist without any warrant or trial. A special tribunal was established only for the ट्रायल ऑफ द अरेस्टेड इंडिविजुअल। तो आप देख सकते हैं कि एक स्पेशल ट्रिब्यूनल जो है स्टैब्लिश की गई थी फॉर द ट्रायल ऑफ द अरेस्टेड इंडिविजुअल। बट ध्यान रखिएगा इनको जो है इन व्यक्ति जो जिसको भी अरेस्ट किया जा रहा था उन्हें जो है अपनी तरफ से कोई भी वकील रखने के लिए जो है यहाँ पे परमिशन नहीं दी गई थी। इस रॉलेट एक्ट को हिंदी में जो है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता। तो ध्यान रखिएगा बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। अब देखिए जो हम स्पेशल ट्रायल की यहाँ पे बात कर रहे हैं रॉलेट एक्ट 1919 प्रोविजन में लिखा हुआ है, उन्हें हम देख लेते हैं। 3 हाई कोर्ट जजेस विल प्रिसाइड ओवर द ट्रिब्यूनल। अब देखिए जो हम यहाँ पे स्पेशल ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, अब यहाँ से सीधा सीधा जो है आपसे पीटी में और मेंस में दोनों में क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितनी हाई कोर्ट जजेस की जो है कोर्ट थी जो विच विल प्रिसाइड over the tribunal. There was no provision for any legal aid with the arrested individual. ये बात मैंने आप लोग को पहले ही बता दी है कि किसी भी प्रकार का जो है कानूनी मदद जो भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा उसे नहीं प्रदान किया, उसे नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। एंड जो इनको जो है जो ट्रायल के लिए जो ये कोर्ट स्पेशल ट्रिब्यूनल की जो हम बात कर रहे हैं उनका जो आप कह सकते हैं जो अरेस्टेड इंडिविजुअल होंगे जो उनका ट्रायल भी होगा वो भी जो सिक्रेसी में होगा। एंड जो जजमेंट दिया जाएगा ये 3 हाई कोर्ट जजेस के द्वारा, वो जजमेंट जो है बच्चों फाइनल होगा। इस केस को लेकर के आप कह सकते हैं इस जजमेंट को लेकर के किसी और कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हर तरीके से जो है हमारे फ्रीडम फाइटर्स की हर एक्टिविटी को जो है कंट्रोल या फिर जो है सप्रेस या रिप्रेस करने की कोशिश की जा रही है इस रॉलेट एक्ट के माध्यम से।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, ट्रिब्यूनल्स कैन एक्सेप्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एविडेंस इवन विच आर इनवैलिड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। आप देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारे इंडिविजुअल लीडर्स, जो हमारे लीडर्स है जिन्हें अरेस्ट किया जाएगा इस रॉलेट एक्ट के अंडर, उन्हें जो है किसी भी प्रकार का जो है लीगल एड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, और जो जजमेंट दिया जाएगा इस कोर्ट के द्वारा वो जो है जजमेंट बच्चों फाइनल होगा। वहीं पे एक बात और मेंशन की गई कि जो भी जिनके द्वारा जो इन इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया जा रहा है, आप कह सकते हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके खिलाफ अगर किसी भी प्रकार का एविडेंस जो है ये ब्रिटिश पुलिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे, और वो एविडेंस अगर गलत भी होगा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर, देन ऑल्सो उस एविडेंस को जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स और हमारे लीडर्स के अगेंस्ट में है। ब्रिटिश गवर्नमेंट was also empowered to exercise strict control over the press and the ongoing revolutionary activities। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस एक्ट के माध्यम से फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स आप कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑब्वियस सी बात है कंट्रोल हो जाएंगे जब हमारे लीडर्स ही जेल के अंदर रहेंगे, तो ये एक्टिविटीज जो है आगे चलते रहना जो है इसका पॉसिबल नहीं था। अब देखते हैं फिर जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में महात्मा गांधी जी के द्वारा बच्चों एक रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया था। अब हम देख लेते हैं जो रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, वो उसमें जो है कौन कौन सी बातें मेंशन थी। तो देखिए रॉलेट सत्याग्रह एक प्रकार का मास प्रोटेस्ट था that brought together people from diverse backgrounds in India to demand the repeal of the Rowlatt Act। अब देखिए क्योंकि ये सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ये हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे चाहे आपको कोई बताए या नहीं बताए, ये चीजें आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए पहले ही कि अगर कोई सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू, गांधी जी कहिए या फिर हमारे कोई भी फ्रीडम फाइटर के द्वारा अगर कोई सत्याग्रह शुरू किया गया है, इट मीन्स उसमें जो है देखिए गांधी जी की एंट्री से पहले जो सब मूवमेंट शुरू हो रहे थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, वो मूवमेंट जो है मास मूवमेंट नहीं था। मीन्स आप कह सकते हैं कि कुछ प्रोविंसेस, कुछ एरिया के ही पब्लिक जो है उस मूवमेंट में इन्वॉल्व रही थी। बट आफ्टर एंट्री ऑफ द गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन शुरू किए गए, जो भी सत्याग्रह शुरू किया गया, उसमें जो है आपको मास मूवमेंट देखने को मिलेगी। आप कह सकते हैं कि मास सपोर्ट गांधी जी को था, क्योंकि गांधी जी ने जो रास्ता अपनाया था वो सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया था, और लोगों का मानना, लोगों को विश्वास हो गया था कि गांधी जी जो भी रास्ता अपनाएंगे वो जो है हमारे लिए अच्छा होगा, कहीं ना कहीं उसके माध्यम से हम अपने देश को आजाद करा पाएंगे। जब हम रॉलेट सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये भी आंदोलन, जैसा कि हम लोग कई बार डिस्कस कर लिए यहाँ पे कि दिस सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय द गांधी जी, और यहाँ पे जो है एक प्रकार का जो है मास प्रोटेस्ट हो रहा था पब्लिक के द्वारा, जहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड के जो लोग थे वो सभी लोग, जो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदू इन्वॉल्व थे या सिर्फ मुस्लिम इन्वॉल्व थे या सिर्फ सिख या सिर्फ क्रिश्चियन, क्योंकि सभी कम्युनिटी के लोग हमारे देश में रह रहे थे। तो डाइवर्स बैकग्राउंड, डाइवर्स कम्युनिटी के लोग जो है रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी के साथ जुड़े थे, और इस क्योंकि जो है अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग लोग जो है इस आंदोलन में जुड़े हुए थे, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो हमारा रॉलेट सत्याग्रह था एक मास प्रोटेस्ट मूवमेंट था विच अलाउड। अब देखिए आखिर में रॉलेट सत्याग्रह किसे शुरू किया गया था? रॉलेट सत्याग्रह बच्चों गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया था, और बार बार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा जा रहा था कि आप इस रॉलेट एक्ट को वापस लीजिए, इस रॉलेट एक्ट को कैंसिल कीजिए, विच बिकॉज द रॉलेट एक्ट विच अलाउड फॉर द आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द इंडियंस विदाउट ट्रायल बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज। अब देखिए यहाँ पे जो आप सभी लोग को पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे इंडियन लीडर्स को अरेस्ट किया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा, उनको जो हमारे इंडियन लीडर्स को जो किसी भी प्रकार का लीगल एड प्रोवाइड नहीं किया जाता था। डिटेंशन की जब हम बात करेंगे तो 2 सालों तक जो डिटेन करने की बात की जा रही थी। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देखते हैं रॉलेट सत्याग्रह के, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जस्ट वेट। चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे बच्चों,
जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ पे सभी पॉइंट्स रॉलेट सत्याग्रह के क्या फीचर्स थे, एक हम लोगों ने जिस्ट देखा। लेट्स सी डीपली हम देखते हैं कि आखिर में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है। देखिए नॉन वॉलेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये सत्याग्रह है हमारा रॉलेट सत्याग्रह, स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अब क्योंकि गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था तो ऑब्वियस सी बात है इस आंदोलन को शुरू कर जब गांधी जी ने शुरू किया तो दो बातों को जरूर रखा होगा उन्होंने, एक सत्य और अहिंसा को जो है बेस पे जरूर रखा होगा। तो देखिए रेजिस्टेंस करने की बात की जा रही, विरोध करने की बात तो की जा रही है गांधी जी के द्वारा, बट वो विरोध जो है, वो जो रेजिस्टेंस है, दैट शुड बी नॉन वॉलेंट, अहिंसक विरोध होना चाहिए। नेशन वाइड प्रोटेस्ट की हम बात कर रहे हैं। देन रोल ऑफ महात्मा गांधी यहाँ पे हम देखेंगे, ब्रिटिश किस प्रकार से ब्रिटिशर्स के द्वारा रिप्रेस किया जा रहा था इस सत्याग्रह को। देन उसके बाद जो है क्या इस सत्याग्रह का इंपॉर्टेंस रहा हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। चलिए बिफोर दैट हम जो है उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से फीचर्स थे रॉलेट सत्याग्रह के। जस्ट वेट। देखिए नॉन वॉलेंट रेजिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो पहले ही कह दिया गया था कि अहिंसक का आंदोलन होना चाहिए, अहिंसक कैंपेन होना चाहिए, दैट एम टू यूज अ सिविल डिसोबीडियंस एज मींस टू अचीव द पॉलिटिकल गोल्स। देखिए गांधी जी ने शुरू में ही कह दिया कि आप नॉन वॉलेंट का इस्तेमाल कर, नॉन वॉलेंट कैंपेन होना चाहिए, नॉन वॉलेंस का इस्तेमाल करेंगे और सिविल डिसोबीडियंस, जो कि देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम जब बात करेंगे तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्चुअली में 1930 में जो है बच्चों नमक कानून वाला, नमक कानून जब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट लॉ, वहां पे जो है देखेंगे कि किस प्रकार से सिविल डिसोबीडियंस के माध्यम से गांधी जी ने जो है ये जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, सॉल्ट लॉ को जो है ब्रेक किया था। क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा सॉल्ट लॉ के माध्यम, लॉ का मतलब था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ही नमक बना सकती है और नमक बेच सकती है। वो आने वाले समय में हम सीडीएम या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। फिलहाल की हम यहाँ पे बात करेंगे तो मेन यहाँ पे एम था इस सत्याग्रह का, नॉन वॉलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस का इस्तेमाल करके हम अपने पॉलिटिकल गोल को जो है अचीव करेंगे। जो हमारे प्रोटेस्टर्स हैं, अब आप देखिए किस प्रकार से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हमारे फ्रीडम फाइटर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, हमारे सभी एक्टिविटीज को जो है सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। बट देन ऑल्सो गांधी जी ने जो है यहाँ पे नॉन वॉलेंट को जो है इस्तेमाल करने की बात की, प्रोटेस्टर्स से कहा कि आप सभी लोग जो है नॉन वॉलेंट मेथड का इस्तेमाल करें, जैसे कि स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशंस टू एक्सप्रेस देयर अपोजिशन टू द रॉलेट एक्ट। तो आप देखिए कि हर जगह जो है अहिंसा का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे कि स्ट्राइक्स की बात की, प्रोटेस्ट की, डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसके माध्यम से जो है आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाए हुए रॉलेट एक्ट का जो है विरोध कर सके। देन नेशन वाइड प्रोटेस्ट की हम बात करेंगे। स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने कहा कि गांधी जी के द्वारा जो है नेशन वाइड प्रोटेस्ट की जो है प्रोटेस्ट के लिए कहा गया, उसी प्रोटेस्ट को एक्चुअली हम रॉलेट सत्याग्रह कह रहे थे, विद प्रोटेस्ट टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशन, पार्ट ऑफ द कंट्री। तो देख सकते हैं कि आप ये जो है नेशन वाइड प्रोटेस्ट का मतलब ही समझ सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो सभी लोगों से, जो सभी जनता से आग्रह किया गया गांधी जी के द्वारा कि रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया जाए, जो कि रॉलेट एक्ट के विरोध में है। और इस रॉलेट सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी जो है एक बार फिर से जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं पब्लिक सपोर्ट गेन करने में, एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ पार्टिसिपेटेड इन इट। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि बिना किसी, आप कह सकते हैं कि हर डाइवर्स ग्रुप जो है इस क्या कहते हैं रॉलेट सत्याग्रह में जो है इन्वॉल्व थे। आप कह सकते हैं कि हर रिलीजन, हर कम्युनिटी के लोग जो है, हर फील्ड के लोग जो है इस नेशन वाइड प्रोटेस्ट में, जो कि गांधी जी के द्वारा आग्रह करने पर रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया था, उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये किसी लिमिटेड, किसी एक कम्युनिटी या फिर किसी एक क्लास तक लिमिटेड नहीं थी। मीन्स आप कह सकते हैं अर्बन या रूरल तक नहीं, या सिर्फ अर्बन या फिर रूरल के ही लोग नहीं इन्वॉल्व थे, अर्बन, रूरल और आप कह सकते हैं सभी रिलीजन, सभी कम्युनिटी के लोग जो है इस
नेशन वाइड प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे, विच वॉज एक्चुअली जो है नॉन वॉलेंट प्रोटेस्ट था, जिसके माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही थी कि आप जो है इस रॉलेट एक्ट को वापस लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कंसेप्ट जो है आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। गांधी जी का क्या रोल रहा था इस रॉलेट सत्याग्रह में बच्चों? तो महात्मा गांधी ने जो है, आप सभी को पता है कि ये आंदोलन, ये एक्चुअली सत्याग्रह ही गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इट मीन्स कि ही प्लेड द इम्पोर्टेंट रोल इन द रॉलेट सत्याग्रह एंड नॉन वॉलेंट रेजिस्टेंस। ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें कई बार रिकॉल हो रही, तो अब चीजें जो है लास्ट स्लाइड आते आते सभी चीजें आप लोग को याद हो जाएंगी। एंड यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस टू मोबिलाइज पीपल फॉर द सत्याग्रह। तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी का जो रास्ता था असल में सत्याग्रह मीन्स, आप कह सकते सत्याग्रह मीन्स सत्य के लिए आग्रह। जो इनका रास्ता था कि नॉन वॉलेंस का, ट्रुथ का, उस रास्ते की उन चीजों की वजह से ही आप कह सकते हैं जो मास सपोर्ट था गांधी जी को गेन हो रहा था। जो हम लोगों ने गांधी जी का पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया था, वहां पे एक क्वेश्चन था कि गांधी जी राम राज्य जो चाह रहे, राम राज्य की जो बात कर रहे हैं कि इंडिया में राम राज्य होना चाहिए, तो वो किस प्रकार, किस दो चीजों पे, दो सिद्धांतों पे आधारित थी उनका जो राम राज्य था उनके अकॉर्डिंग। तो ट्रुथ की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ट्रुथ एंड नॉन वॉलेंस की हम बात कर रहे हैं। गांधी जी जो है असल में इन्हीं दो बातों को मेन फोकस में रखते थे। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। इन्हीं दो बातों को गांधी जी मेन फोकस में रखते थे कि जो मेरे द्वारा शुरू किया गया आंदोलन होगा, वो सभी आंदोलन जो है सत्य और अहिंसा पे बेस होगा। सत्य और अहिंसा की हम बात करें, थोड़ा सा राइटिंग वैसी होगी, बट जो बातें मैं बोल रही हूँ आप लोग को क्लियर हो गई होगी कंसेप्ट की। गांधी जी टॉक्ड अबाउट द ट्रूथ एंड नॉन वॉलेंस। जब हम ब्रिटिश रिप्रेशन की बात करेंगे या फिर ब्रिटिश सप्रेशन की बात करेंगे, तो एज यूजुअल आप लोग को पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है आखिर में इस रॉलेट एक्ट के माध्यम से क्या करना चाह रही थी। रॉलेट एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को जो है जेल के अंदर रखना चाह रही थी, जिसकी वजह से, जिससे जो है जो हमारा नेशन वाइड आप कह सकते हैं फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, उसको वो सप्रेस कर सके। अब इस गांधी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किस प्रकार से जो है सत्याग्रह को भी जो सत्याग्रह था उसको भी सप्रेस करने की कोशिश की जा रही थी, या फिर किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रिप्रेस कर रही थी, उसे हम देखते हैं। चलिए जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। हम आते हैं अपनी पॉइंट पे। ब्रिटिश रिप्रेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू द सत्याग्रह विद रिप्रेसिव मीजर्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ फोर्स एंड वॉलेंस। अब आप देख सकते हैं कि गांधी जी जहाँ नॉन वॉलेंस और ट्रुथ की बात कर रहे थे, वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए रॉलेट सत्याग्रह को, जो कि नॉन वॉलेंस पे शुरू हुआ था, उसको किस प्रकार से फोर्स और वॉलेंस का इस्तेमाल करके रिप्रेस करने की कोशिश कर रही है। अब देखिए गांधी जी जहां नॉन वॉलेंस कर रहे हैं, वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए नॉन वॉलेंस सत्याग्रह को जो है अपने वॉलेंस इस्तेमाल करके उसको खत्म करने, उसको दबाने की कोशिश कर रही है। जब जलियांवाला बाग मैसाकर की हम बात करते हैं, where British troops fired upon unarmed protesters was one of the most brutal act of the repression during the सत्याग्रह। अब देखिए अभी थोड़ी देर में हम जलियांवाला बाग मैसाकर के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से निहत्थी भीड़ पे ब्रिटिश पुलिस के द्वारा फायरिंग की जाती है। उसमें जो है आप कह सकते हैं, आप वही थोड़ी देर में सभी चीजों को हम देखेंगे। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू के अरेस्ट पे जो है कैसे वो भीड़ जो है इकट्ठा होती है उसका विरोध करने के लिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जलियांवाला में जो है हत्याकांड करवा दी जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं इंपॉर्टेंस इन द इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। आखिर इस रॉलेट सत्याग्रह का क्या इंपॉर्टेंस था हमारे इंडिया भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, मीन्स के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
रॉलेट सत्याग्रह वॉज अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन द इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आप सभी लोग को पता है, और ये जो रॉलेट एक्ट है, इट वॉज वन ऑफ द ब्रुटल एक्ट जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। It paved the way for larger non-violent movements led by Gandhi, such as non-cooperation movement and the civil disobedience movement. इस रॉलेट सत्याग्रह के बाद आपको जो है बच्चों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में देखने को मिलेगा। जस्ट वेट, 1920 में बच्चों ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखने को मिलता है। देन 1930 की हम बात करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं आप, ये जो कुछ आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए थे। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। Just wait, sorry for the inconvenience. Because of some technical issue, there is little bit problem. Sorry for the inconvenience. देखिए यहाँ पे चीजें हम लोगों ने देख ली कि क्या इम्पोर्टेंस रहा है इस रॉलेट सत्याग्रह को, जो कि गांधी जी के द्वारा नॉन वॉयलेंस को आधार बना करके शुरू किया गया था। यही आपको देखने को मिलेगा कि इस रॉलेट सत्याग्रह को के आधार पे ही आगे चल करके कुछ और अहिंसक आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए और बहुत ही बड़े आंदोलन शुरू किए गए थे, जिसे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन या फिर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी जो है दो आंदोलन 1920 और 1930 वाले बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, दिस सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय द गांधी जी और इसका बेस था नॉन वॉयलेंट। अब देखिए जिस प्रकार से जब हम 1857 रिवोल्ट की बात करते हैं, जिस प्रकार से 1857 रिवोल्ट जो है कंप्लीटली आप कह सकते हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट हम उसे जो है पूरा का पूरा फेल भी नहीं कह सकते कि 1857 की क्रांति पूरी फेल हो गई थी। उसी प्रकार से जब हम रॉलेट सत्याग्रह की बात करते हैं, इट वॉज द फर्स्ट कंप्लीट ऑल इंडिया अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब देखिए इस सत्याग्रह के भी माध्यम से हम ये नहीं कहेंगे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरा का पूरा भारत से बाहर खदेड़ने में जो है सक्सेसफुल होते हैं, बट ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस सत्याग्रह ने, क्योंकि इस सत्याग्रह के आधार पे ही आगे चल करके हमें 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखने को मिलता है। लेट्स सी कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। रॉलेट सत्याग्रह was the first complete all India uprising against the British rule as the revolt of 1857 failed to grab all Indian sentiment। बट ध्यान रखिएगा जहां यहाँ पे एक्चुअली यहाँ कंपेरिजन जो किया जा रहा है 1857 की क्रांति का और रॉलेट सत्याग्रह का, तो देखिए 1857 की क्रांति जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो वहां हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था कि सभी इंडिया के सभी पार्ट से जो है सभी लोग इस 1857 रिवोल्ट में इन्वॉल्व नहीं थे, सभी इंडियंस जो है इन्वॉल्व नहीं थे। जहां कुछ नॉर्थ इंडिया की जो पब्लिक थी, आप कह सकते हैं लोग थे, वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन ले रही थी, वहीं जो है कुछ अदर जो है जो हमारे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंडिया की जो पब्लिक थी, कुछ इसमें कुछ जो है उनमें इन्वॉल्व नहीं थे। कुछ लोगों को लग रहा था ये जो है मूर्खता है जो सिपाहियों के द्वारा विद्रोह किया जा रहा है, और इवन कुछ हमारे इंडियंस से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में ही थे जो इस रिवोल्ट को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। वही जब हम रॉलेट सत्याग्रह की बात करेंगे, फर्स्ट कंप्लीट ऑल इंडिया अपराइजिंग था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। रॉलेट was opposed by the nationalist leaders। ये सभी चीजें आप लोग को पता है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। There were anger and resentment against the British government across India regarding this law। इस रॉलेट सत्याग्रह के माध्यम से ही इस रॉलेट एक्ट का हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, हमारे इंडियन लीडर्स गांधी जी के द्वारा और हमारे इंडियन पब्लिक के द्वारा जो है विरोध किया जा रहा था।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। देखिए ये चीज हम लोगों ने देखी थी कि मदन मोहन मालवीय जी, मोहम्मद अली जिन्ना जी एंड मजहर उल हक, इन लोगों ने जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है काउंसिल से रेजिग्नेशन दे दिया था। After voting against the bill, Mahatma Gandhi initiated Raleigh Satyagraha against the Demonian Act and in Feb 1919 he founded सत्याग्रह सभा। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीजें आप लोग को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, बार बार चीजों को जो है रिपीट करना सही नहीं होगा। देखिए अब हम जलियांवाला बाग की कुछ जलियांवाला बाग इंसिडेंट से जुड़ा हुआ कुछ बात यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए देखते हैं हम। अब ध्यान रखिएगा, ये जो सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, रॉलेट सत्याग्रह, इस सत्याग्रह के शुरू होने से पहले ही भारत के कुछ हिस्सों में जो है आप कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी जो है आपको इसी प्रकार का विद्रोह, थोड़ी स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पंजाब में जो है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध होना शुरू हुआ, नॉन वायलेंस का रूप ले लिया, तब गांधी जी ने जो है इस रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया था। अब ध्यान रखिए पंजाब में जो है डिमॉन्स्ट्रेशन जो है हो रहे थे और जिसकी वजह से जो है जलियांवाला बाग मैसाकर हमें देखने को मिलता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से पूरा देश जो है आप कह सकते हैं एक सदमे में आ जाता है कि किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश पुलिस वालों के द्वारा निहत्थी भीड़ पे जो है गोली चला करके उनकी हत्या की जाती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पंजाब ड्यूरिंग अ सिमिलर डिमॉन्स्ट्रेशन विटनेस्ड द इनह्यूमन मैसाकर ऑफ जलियांवाला बाग which shook the entire nation resulting in a movement on a bigger scale was launched in 1920, the non-cooperation movement which merged the खिलाफत movement giving tremendous momentum to the Indian freedom struggle। तो आप देख सकते हैं बच्चों की जलियांवाला बाग जो हत्याकांड ब्रिटिशर्स के द्वारा किया होता है, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो अंजाम दिया जाता है, इसकी वजह से सभी भारतीय, सब पूरा देश जो है सदमे में था। और कहीं ना कहीं जो है इस आंदोलन की वजह से ही जहां जिसके बाद गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को जो है वापस ले लिया और उसके बाद 1920 में, देखिए 1919 की हम बात कर रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की, रॉलेट एक्ट की हम बात कर रहे हैं 1920 में, जो इमीडिएटली 1920 में आपको असहयोग आंदोलन देखने को मिलता है और इस असहयोग आंदोलन के साथ जो है खिलाफत आंदोलन भी मर्ज हो जाता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे देश को आजाद कराने की जो लड़ाई चल रही थी उसको एक अलग मोमेंटम जो है जिससे प्रोवाइड कर दिया जाता है, मिल जाता है। इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वार वन ऑन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे बच्चों हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसका क्या असर जो है हमारे भारत पे पड़ता है। देखिए महात्मा गांधी जी, अब एक चीज तो आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी गांधी जी से जुड़ा हुआ पॉइंट पढ़िएगा या फिर मेंस के आंसर राइटिंग लिखिएगा, ट्रुथ और नॉन वायलेंट, ये दो टर्म का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है गांधी जी की लाइफ से जुड़ी हुई। Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws which would start with a हड़ताल on 6th of April 1919। अब देख सकते हैं बच्चों की गांधी जी के द्वारा जो है आखिर जो ये प्रथम विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं उसका असर जो है अगर ऐसे पूछता है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन इंडिया, तो महात्मा गांधी जी देखिए नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस जो है लॉन्च कर रहे थे। ये जो अनजस्ट लॉ की जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सी थी, रॉलेट एक्ट की हम बात कर रहे हैं। और इसी के उन्होंने जो है हड़ताल के लिए बोला था, पूरे नेशन वाइड हड़ताल के लिए बोला था 6 अप्रैल 1919 के लिए। बट बिफोर इट कुड बी लॉन्च, इसके लॉन्च होने से पहले ही असल में जो है आपको बहुत सारे एरिया में जो है इंडिया के बहुत सारे पार्ट में जो है वॉलंटी जो है शुरू हो चुका था। आप कह सकते डिमॉन्स्ट्रेशन, एंटी ब्रिटिश डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो चुके थे। पंजाब में भी जो है बहुत सा डिमॉन्स्ट्रेशन आपको देखने को मिला था जिसकी वजह से जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। देखिए जब हम ये बात कर रहे हैं कि गांधी जी ने जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट की बात की थी शुरू करने के लिए, उसके शुरू होने से पहले ही असल में पंजाब में डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाते हैं और वहीं जो है उसके बाद हम चलिए देखते हैं आखिर जलियांवाला बाग मैसाकर क्या था, आखिर किस प्रकार से जो है पंजाब में डिस्टर्बेंसेस शुरू हुए, कैसे डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू के अरेस्ट में लोग इकट्ठा हुए थे, जिस भीड़ पे जो है ब्रिटिश पुलिस वालों के द्वारा फायरिंग की जाती है।
चलिए हम अब थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया कि गांधी जी जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, वहां पे जो है बच्चों पंजाब में जो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग हो चुका था, जो प्रोटेस्ट हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, एक वर्स्ट सिचुएशन पे पहुंच चुका था। पंजाब वॉज पुट अंडर द मार्शल लॉ, और इस वजह से क्योंकि जो हमारे इंडियन लीडर्स थे, जो हमारे इंडियन पब्लिक थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ काफी खुल के विरोध कर रही थी। तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। इसका मतलब, इस मार्शल लॉ का मतलब ये था कि अगर 4 लोग इकट्ठा एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो उन लोगों को जो है उस चीज को जो है अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया कि 4 लोगों से ज्यादा एक जगह पे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, which mean that it became unlawful for more than 4 people to assemble at the place of। देख सकते हैं कि आखिर में इस मार्शल लॉ का मतलब क्या था कि 4 लोगों से ज्यादा कहीं पर भी कोई इकट्ठा नहीं हो सकता था। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था जो पंजाब का उस समय, माइकल ओ डायर, और वाइसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग सीधा क्वेश्चन पूछते हैं हु वाज द इंडियाज वाइसराय एट द टाइम ऑफ द जलियांवाला बाग मैसाकर? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और वहीं जो है पूछ लेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था पंजाब का? तो माइकल ओ डायर वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पंजाब ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, 13 अप्रैल जो कि बैसाखी का दिन था, असल में 13 अप्रैल 1919 की जब हम बात करते हैं तो इस दिन जो है जलियांवाला बाग में एक पब्लिक गार्डन थी जो कि अमृतसर में, वहां पे जो है एक नॉन वॉलेंटियर, आप कह सकते, एक क्राउड जो है, एक निहत्थी क्राउड प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा हुई थी। उसके साथ साथ क्योंकि बैसाखी का दिन था तो लोग बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए भी पिलग्रिम्स वहां पे आए हुए थे, लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग विरोध करने के लिए आए थे, कुछ लोग जो है अपने बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो है, जो कि अमृतसर में है, वहां पे इकट्ठा होते हैं। जनरल डायर जो है, देखिए अब जलियांवाला बाग की जब हम बात करते हैं तो उस गार्डन में जो सिर्फ एक ही जो है एंट्रेंस था, ओनली, केवल एक नैरो एंट्रेंस था। आप देख सकते हैं कि, और जनरल डायर आता है, उस गेट पे खड़ा हो जाता है, ब्लॉक कर देता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से बाहर ना निकल पाए, और बिना किसी वार्निंग दिए अपनी ट्रूप्स से, अपने पुलिस से जो है फायरिंग के लिए जो है कहता है। वो अनआर्म्ड क्राउड, निहत्थी भीड़ पे जो है जनरल डायर के द्वारा फायरिंग करवा दी जाती है, जिसमें औरतें, बच्चे सब थे। द इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग वेंट ऑन फॉर अबाउट 10 मिनट्स, जब तक जो है देख सकते हैं आपके 1650 राउंड्स जो है गोलियों की चल जाती हैं। दिस रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ अप्रोक्सीमेट 1000 पीपल एंड इंजर्ड मोर देन 1500 पीपल। देख सकते हैं आप उस जलियांवाला बाग में, जहां लोग जो है डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई के विरोध में कि क्यों जो है इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अरेस्ट किया गया है, इस विरोध में बैठे धरना प्रदर्शन करते हैं, नॉन वॉलेंटियर प्रोटेस्ट पे बैठे रहते हैं, और कुछ लोग जो है वहां पे बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए आए रहते हैं। तो जनरल डायर के द्वारा उन पे फायरिंग करा दी जाती है, और वहां पे जो है लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और अप्रोक्सीमेट 1500 पीपल जो है वहां पे इंजर हो जाते हैं। अब इस वजह से जो है ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो ये एक्ट किया गया था, इसकी वजह से सभी लोग, सभी भारतीय आप कह सकते हैं सदमे में आ गए थे, और जो हमारे नेशनल लीडर्स थे वो सभी लोग जो है जनरल डायर का जो है एक सुर में विरोध कर रहे थे। डायर वॉज, वो देखिए जहां हम भारतीयों के द्वारा, हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा जनरल डायर का विरोध किया जा रहा था, वहीं जब हम ब्रिटेन की हम बात करते हैं, या फिर जो ब्रिटिश थे इंडिया में, उनकी जब हम बात करते हैं, जनरल डायर के इस एक्ट को जो है अप्रिशिएट किया जा रहा था, उसकी तारीफ की जा रही थी कि जनरल डायर ने जो भी किया है वो सही काम किया है। और कुछ थे, ऐसा नहीं है कि सभी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है इसका इसका जो है तारीफ की, इसको जो है सपोर्ट किया था, या फिर जो इसको अप्रिशिएट किया जाता। देयर वर सम पीपल जिनके द्वारा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उसके इस एक्शन को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। वो कौन कौन थे? विंस्टन चर्चिल के द्वारा क्रिटिसिज्म हुआ इसका, देन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एच.एस. एस्क्विथ के द्वारा जो है क्रिटिसाइज किया गया। जस्ट वेट, फाइन।
गवर्नमेंट, अब देखिए हंटर कमीशन जो है, रॉलेट कमीशन की हम लोगों ने बात की थी, उसके बाद जो है ये जो मैसाकर हुआ, जलियांवाला बाग मैसाकर, उसके अगेंस्ट में जो, क्योंकि पब्लिक का इतना प्रेशर पड़ा, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का इतना प्रेशर पड़ा, जिसमें जो है मजबूरन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है एक कमीशन नियुक्त करनी पड़ी इस मैसाकर के खिलाफ इंक्वायरी करने के लिए, जिसे हंटर कमीशन कहा गया। और इस कमीशन ने, देखिए हंटर कमीशन की जब हम बात कर रहे हैं, इस कमीशन के द्वारा जनरल डायर का विरोध तो किया गया, बट उन्होंने कहा कंडेम द एक्ट बाय डायर बट इट डिड नॉट इम्पोज एन डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट हिम। इसके खिलाफ कहा, विरोध तो किया गया, सॉरी विरोध नहीं कहेंगे, इसकी निंदा तो की गई डायर की, जनरल डायर की, जनरल डायर के द्वारा जो भी किया गया वो गलत किया गया, बट इसके खिलाफ किसी भी प्रकार का बच्चों डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया। एंड इसको जो 1920 में जो है ही वॉज रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटीज इन द आर्मी इन 1920। देखिए बच्चों, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया जनरल डायर के खिलाफ, उसके बाद जो है इस मैसाकर के अगेंस्ट में क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जो है जो विक्टिम थे, जो हमारी इंडियन पब्लिक थी जो विक्टिम थी, उनको जस्टिस दिलाने में जो है सक्सेसफुल नहीं थे। आप कह सकते हैं कि ये ब्रिटिशर्स जो असल में न्याय देना ही नहीं चाहते थे। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, एंड गांधी जी ने जो है केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी है। जो केसरी हिंद की उपाधि भी हम बात कर रहे हैं बच्चों, गांधी जी को एक्चुअली ब्रिटिश के द्वारा ही दिया गया था, जब by the British for his service during the Boer War in South Africa। तो आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन पूछा हुआ कि किसके द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि वापस की जाती है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा नाइटहुड की उपाधि वापस की गई थी। और किसके द्वारा केसरी हिंद की उपाधि वापस की जाती है, तो गांधी जी के द्वारा बच्चों केसरी हिंद की उपाधि वापस की गई थी। अब माइकल ओ डायर की हम बात कर रहे हैं, वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पंजाब who had approved the actions of ब्रिगेडियर जनरल डायर। अब देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 डायर हैं, एक जो है माइकल ओ डायर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, और जो जिसके कहने पे जो है ब्रिटिश ट्रूप्स के द्वारा जलियांवाला बाग में फायरिंग की जाती है, वो ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर जनरल डायर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 डायर है, एक माइकल ओ डायर है जो वॉज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पंजाब ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग हत्याकांड, एंड एक व्यक्ति था जिसके कहने पे फायरिंग की गई थी, वो कौन था, ब्रिगेडियर जनरल डायर। इस ब्रिगेडियर जनरल की डायर की हम बात करेंगे जिसके कहने पे फायरिंग की गई थी ब्रिटिश ट्रूप्स के द्वारा। उसकी हत्या उधम सिंह जी के द्वारा लंदन में 1940 में कर दी जाती है। और ये कहा जा रहा था कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय उधम सिंह जी एक बच्चा, ही वॉज अ चाइल्ड एट दैट टाइम, जो कि वहां पे प्रेजेंट थे, उसी का बदला लेने के उधम सिंह जी ने लंदन में 1940 में इस ब्रिगेडियर जनरल डायर की हत्या कर दी थी। अब हंटर कमीशन की हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हंटर कमीशन ने जनरल डायर का जो है, जनरल डायर जो हम ब्रिगेडियर जनरल डायर की हम बात कर रहे हैं, इसका जो है इन्होंने निंदा तो किया, बट आप कह सकते हैं इसके खिलाफ किसी भी प्रकार का डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स में हम लोगों ने देखा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, और महात्मा गांधी जी ने जो है अपनी केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी, विच वॉज बेस्टोड बाय द ब्रिटिश फॉर हिज वर्क ड्यूरिंग द बोअर वार। गांधी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ टोटल वॉयलेंस एंड विथड्रॉ द मूवमेंट ऑन 18 अप्रैल 1919। तो आप देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो वातावरण जो बन गया था भारत में, उसकी वजह से गांधी जी नहीं चाहते थे कि किसी और की भी, आप कह सकते हैं कि पब्लिक को और भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रताड़ित किया जाए, तुरंत इस मूवमेंट को वापस ले लेते, आप कह सकते हैं रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी एक्चुअली इस रॉलेट जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ जो है एक कमेटी बनाई गई थी, जिसे नॉन ऑफिशियल कमेटी कहते हैं। उसमें कौन कौन लोग थे बच्चों, उसमें मोतीलाल नेहरू जी थे, CR दास जी, अब्बास तैयाब जी, देन MR जायकर जी, एंड गांधी टू लुक इनटू द शूटिंग्स। कांग्रेस पुट फॉरवर्ड its own view. This
अब देखिए, क्योंकि कांग्रेस के मेंबर्स अगर इन्वॉल्व रहेंगे किसी कमिटी में तो ऑब्वियस सी बात है, इंडियंस के साथ गलत किया था ब्रिटिशर्स ने, तो डायर का जो है विरोध करना बनता ही है। दिस व्यू क्रिटिसाइज डायर्स एक्ट एज इनह्यूमन एंड आल्सो सेड देयर वाज नो जस्टिफिकेशन इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्शल लॉ इन पंजाब। तो जो नॉन ऑफिशियल कमिटी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा अपॉइंट की गई थी, उनका मानना था कि जो मार्शल लॉ पंजाब में लगाया गया था उसके खिलाफ उन्होंने क्या कहा, देयर वाज नो जस्टिफिकेशन इन द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्शल लॉ इन द पंजाब। किसी भी प्रकार से जो है मार्शल लॉ पंजाब में लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्वियस सी बात है, डायर का ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करेगी ही करेगी। सिंस ऑल्दो करना वाजिब भी था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा गलत किया था हम भारतीयों के साथ। एक निहत्ती भीड़ पे जो है इन लोगों ने फायरिंग करवा दी थी, जिसमें बच्चे बूढ़े औरत सब उसमें शामिल थे। आज का लेक्चर उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, हम लोगों ने जो है रॉलेट एक्ट, रॉलेट कमीशन, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग मैसाकर, किस लीडर के द्वारा कौन सी उपाधि वापस की गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कौन सी कमेटी बनाई गई, उसमें कौन कौन से लोग थे, क्या उन्होंने अपना व्यू दिया था, सभी चीजों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब पीटी के लिए यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बचता है। हाँ, मेंस और पीटी, मेंस का पीटी दोनों सीरीज चल रहा हमारा, और आने वाले समय में जो है बच्चों आरओ एआरओ के लिए स्पेशल घटना चक्र की कोई रिवीजन सीरीज मैं लेकर के आप लोगों के लिए आऊंगी। बिफोर दैट आज का सेशन हमारा एंड यहीं पे होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ग्रैंड मास्टर 360। थैंक यू सो मच।